मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान से हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में प्रोग्राम कप ऑफ टी विद सुल्तान सही के साथ। इस प्रोग्राम में हम आपको हमेशा शहर की मुख्तलिफ शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, मालूमात फराहम करते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं और तारीख़ के पन्नों को जो है वो छींटते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है सुखनवरान हैदराबाद। बहुत सारे सुखनवर हैं जिनकी तस्वीर इस पर जो है वो दर्ज हैं। एक और किताब है मेरे पास, ये भी सुखनवरान हैदराबाद है और सदाकारों से मुतालिक जो ड्रामा साजी करते हैं उससे मुतालिक जो है वो एक किताब है। आज ये 3 किताबें मेरे पास हैं, एक किताब कम है, मेरा शहर हैदराबाद। तो हमारे साथ इन सब किताबों के मुसन्निफ, मुरत्तब कुनिंदा और एक उर्दू ज़ुबान की हैदराबाद शहर की जानी मानी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ रेडियो से भी रहा और इनकी आवाज़ की घनगरज आप जो है वो रेडियो पर सुनते रहे हैं। इशरत अली ख़ान साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। मैं इशरत अली ख़ान साहब से सबसे पहला ये सवाल करूँगा कि हैदराबाद शहर के बारे में इतना सब कुछ आपने जो है वो किया, क्या ख़यालात थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये काम शुरू किया? जी वीवर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ। फिर मैं सुल्तान से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में कप ऑफ टी विद सुल्तान सही में दावत दी। मेरी 13 किताबें हैं। मैंने हैदराबाद शहर पर किताब लिखी जिसका नाम उन्वान हैदराबाद है। इसके अलावा मैंने ड्रामों के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी जिसने पाकिस्तान भर में एक शोहरत भी हासिल की और इनाम भी हासिल किया। उसका नाम तमासील है। इसके अलावा मैंने तीसरी, चूँकि मैं ख़ुद पठान हूँ, पठानों के ऊपर कि पठान कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं पूरी दुनिया में, कैसे कौन लोग, उनके बारे में मैंने किताब लिखी, पठान कौन। इसके बाद मैंने यहूदियत, फितना, फसाद, फस्तायत, ये उस उन्वान पर एक किताब लिखी, मेरी शायरी का मजमुआ, उसका नाम है खुशबू सुखन। मेरे अफसानों का मजमुआ, उसका नाम है रेत पर बूंद। मेरे मिज़ाहिया कॉलम्स का मजमुआ एक है मेरे नाम के साथ कैशो इशरत और दूसरा है इशरत तानिया। और ये तीनों किताबें हैं। इसके अलावा एक किताब आजकल तबात के मरहले में है, अपनी ज़बान के बारे में, उर्दू के बारे में बड़ी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी। इंशाअल्लाह नियर इन फ्यूचर मैं समझता हूँ 2-3 महीने में आ जाएगी। तो यूँ 10-12 मेरी तसानीफ़ है। इसके अलावा ये है कि आपने पूछा हैदराबाद शहर, तो हैदराबाद पर मैंने काफ़ी काम किया था। फिर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार इशरत, इसको किताबी सूरत में होना चाहिए। आपने इधर कोई मजमून लिख दिया, कोई उधर मजमून लिख दिया, किसी अखबार में लिख दिया, किसी मिड वीक मैगज़ीन में लिख दिया, कहीं कहीं। तो इनको इस कंपाइलेशन के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि लोगों को मज़ा आए कि हाँ हैदराबाद के बारे में हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि कोई 1 साल मैंने अपनी सर्विस छोड़ के हैदराबाद की गलियों, घरों, कूचों, बाज़ारों का मैं मटर गश्त किया। और मैं ख्याल है मैंने दावा किया था एक जगह जहाँ मज़हर सिद्दीकी वाइस चांसलर थे और वहाँ बड़े बड़े लोग थे। सिविल एविएशन ने मेरे उसमें एक दावत रखी थी, एक तकरीब रखी थी कि मुझसे ज़्यादा कोई हैदराबाद को न जान सकता है, न जानने का दावा कर सकता है। मतलब मैं यही नहीं कि हैदराबाद, और ख़ास तौर पर आजकल तो मैं देख रहा हूँ इस मीडिया में ऐसी धूतकें आ रही हैं, बेकार सी बातें, जो जिसकी मर्ज़ी होती है कैमरा लेके जो अनशन बकना शुरू कर देता है। ऐसी बात नहीं, हमारी किताब में बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव है। और यही नहीं है कि सब यहाँ पर सिर्फ मुक्ति गली है तो फिर मुक्ति गली शुरू हो गए, सब मुक्ति गली नहीं। हम मुक्ति गली जैसी हैदराबाद में सैकड़ों इमारत हैं जिनके बारे में लिखा मैंने।
बड़ी बड़ी इमारत जो आपको नज़र आती हैं, जैसे होम स्टे हॉल है, जैसे सेशन कोर्ट बिल्डिंग है, जैसे नवल राय है, जैसे छोटी अरमल डांडूमल है, तोलाराम बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी इमारत हैं उनके बारे में लिखा, उनके बारे में बताया कि किन लोगों की थी, किन लोगों ने की और किन को आर्काइव्स में जाना चाहिए। इसलिए कि आर्काइव्स का काम यह है कि जो हमारे असासे हैं, जो हमारी पुरानी ऐसी बिल्डिंगें जिनको देखकर लोग खुश हों, जिनको देखने हैं, उन्हें महफूज रहना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अब वो तिलक चाड़ी पे ख़यानी चंद जो है महल, उसको तोड़ दिया गया, उसको रखवाने में हमारा किरदार था, ख़ास तौर पर कंवर नवीद के ज़माने में मैं इसमें था। आर्काइव्स की एक जो हमने कमेटी बनाई हुई थी। इसके अलावा ख़ुद मुक्ति जो मुखी बिल्डिंग के बराबर में गंगाराम बिल्डिंग जो आप देखा होगा अधूरी टूटी पड़ी है, उसको भी रुकवाने में, या गाड़ी खाते में जो है गांधी बिल्डिंग जो है सामने बिल्कुल जहाँ, ये सब बिल्डिंगें हैदराबाद का असासा हैं, इनको रुकना चाहिए, इनको होना चाहिए। फिर न सिर्फ ये कि मैंने बिल्डिंग्स के बारे में बात की, मैंने रोड्स के बारे में बात की, मैंने लोगों को बड़ी चीज़ें बताई कि ये गलत चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम सही चीज़ क्या है और क्यों है, ये सब चीज़ें मैंने अपनी किताब में बताने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर तिलक चाड़ी है तो तिलक चाड़ी क्यों, मैंने उसमें बताया कि तिलक चाड़ी जो थी वो एक ज़माने में धिक्को चाड़ी कहलाती थी। यहाँ पे कार्ड्स को धक्का लगा के ऊपर ले जाते थे, यहाँ के सिंध के लोग जो हैं उसको धिक्को चाड़ी कहते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ जहाँ कोज़ी हलीम है उसके बिल्कुल सामने कोने पर पहला डाकखाना बनाया गया हैदराबाद का। तो जब डाकखाना बनाया गया तो इसका नाम टपाल चाड़ी रखा यहाँ के लोगों ने, और अंग्रेज़ों ने इसको पोस्टल इंक्लाइन कहना शुरू किया। यानी पोस्टल इंक्लाइन यानी वो चाड़ी जो पोस्टल से है। अब यहाँ के लोगों ने इसको टपाल चाड़ी कहना शुरू किया। लेकिन डॉक्टर चोइथराम जो कांग्रेस का सदर था हैदराबाद का, उसने क्या किया कि अपने कांग्रेस नंबर 2 को यहाँ बुलाया, जिसका नाम था महाराज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसको यहाँ पर जो जगह है ना, जिसको हम चौराहा कह सकते हैं तिलक चाड़ी का, यहाँ उसने सियासी तकरीर की। तो डॉक्टर चोइथराम जो इसका सदर था कांग्रेस का, ये बात है 1917-18 की शायद, तो उसने कहा कि भाई अज खां पोइ इन जो नालो, इन चाड़ी जो नालो टपाल चाड़ी ना पर तिलक जकरे तिलक चाड़ी थींदो। और जब से ये नाम तिलक चाड़ी पड़ गया, तो ये चीज़ें मैंने बताने। ये रिसाला रोड क्यों है, तो ये फौजदारी रोड क्यों है, ये डुमनवा रोड जो है डुमनवा रोड नहीं है, असल में ये है डोमेन वाह। वो जो एक काला बुरा सा पानी आज बहता है निशात सिनेमा के सामने जो नाला है, ये नाला कभी वाह हुआ करता था। चार्ल्स डोमेन एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट वो था, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर समझ लें, उसने ये एक वाह बनाई थी जो 3 नंबर तालाब, 2 नंबर तालाब और 1 नंबर तालाब को पानी फराहम करती थी, पीने का पानी। ये तो अब हमने बाद में इसको ऐसे कर दिया। तो ये उसके नाम पर, यानी चार्ल्स डोमेन के नाम पर इसका नाम था डोमेन वाह, ठीक है ना। अब वो बिगड़ते डुमनवा हो गया, डुमनवा नहीं है, ये डोमेन वाह है। जैसे ये वादुवा है, वादुमल कीमत राय छेलाराम की ये जो बनाई थी उसने, वो भी इरिगेशन का था, बाद में डिप्टी कमिश्नर भी हो गया था, कलेक्टर में भी रहा, उसने ये बनाई थी। और ये बनाई थी यानी जाम शोरे से लेके आती थी ये यहाँ, ये लतीफ़ाबाद 7 नंबर 8 नंबर माजी से होती हुई फ़तेह टेक्सटाइल मिल से आगे होती हुई पार करके, और ये नारा जो है जेल तक ये जाती थी। वहाँ पे पहले बीच में, अब तो खैर सब जगह आबादी होती चली जा रही है, वरना ये जो है बरकत भाई टाउन जहाँ बना हुआ, ये सब यहाँ पे ये पानी दिया जाता था, यहाँ पे सब्ज़ी होती थी, आबाद होती थी, ज़मीन आबाद होती, और यहाँ से लेकर और नारा जेल तक सब ज़मीन आबाद थी। ये तो बाद में चीज़ें बनी। तो ये
इसको पानी देने के लिए बांध को जो ऑटोबान रोड कहना गलत है, ऑटोबान तो खुद ही ऑटोबान जो है ना BAHN होता है, लोग उसको भान लिखते हैं, यानी भान में सिंधी में इसको कहते हैं ना गनक कणक वगैरह, ये नहीं, भान नहीं है, ये बान है। ये जर्मनी और ओलंदीजी में ज़बान में यानी नीदरलैंड में बान कहते हैं उस रोड को जो सर्कुलर रोड होता है, जो शहर के चारों तरफ होता है। ये एक सीधा रोड और बहुत दूर तक चला गया होता है, दैट्स कॉल्ड बान। ये ऑटोबान तो अब कहलाने लगा, लेकिन इससे पहले हम जब छोटे थे तो ये सीमेंट रोड कहलाता था। असल में इसको बनाया था जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के इश्तराक से झील पाक सीमेंट फैक्ट्री बनाई। झील पाक, न्यूजीलैंड का झील, पाकिस्तान का पाक। तो ये जब झील पाक सीमेंट फैक्ट्री बनाई तो पहले ये रोड नहीं था हाईवे, तो नेशनल हाईवे था, यानी कोटरी के रास्ते और ठट्टा से जाते थे। तो उन्होंने झील पाक से लेके और कोटरी के पुल तक ये सीमेंट रोड बनाया था, यानी सीमेंट से बना हुआ था रोड था, जिसको हमने भी देखा है। और लोग पहले इसको सीमेंट रोड ही कहा करते थे, दो रोया सीमेंट रोड था। लेकिन फिर बाद में ये ऑटोबान हो गया। ठीक है, ऑटोबान की भी इस मेयार पर पूरा उतरता है, क्योंकि कोटरी से लेके और फिर हुसड़ी तक चला गया है, तो जाहिर है वो ऐसे रोड को। और एक तरीके से हैदराबाद लतीफ़ाबाद का सर्कुलर भी है, बीच में से करता है। तो यूँ ये ऑटोबान रोड है, BAHN, नॉट भान, बाहन, ठीक है ना। तो ये एक रोड है। ऐसे रोड हैदराबाद में बहुत हैं। ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क को यूँ कहते थे, अब तो खैर उसके पेड़ ही काट दिए, वरना जो पेड़ है ना वो ऐसे नीचे से ऊपर जाके मिले हुए होते थे। तो मैंने खुद गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में पढ़ता था और मैच देखने के लिए हम न्याज स्टेडियम जाते थे। तो जब जाते थे इसकी रोड के ऊपर तो एक सिंगल रोड था और इसके ऊपर साया होती थी, धूप नहीं आती थी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ठंडी सड़क कहा जाता था इसको। ये जो है ये इमारत बाद में बनी जो है अपनी शहबाज बिल्डिंग वगैरह। यहाँ इस रोड पर जो इमारत थी वो थी, इमारत नहीं, जो बाग था, रानी बाग के सामने सर्किट हाउस था। सर्किट हाउस के बराबर में बेंगलोस थे। रानी बाग से आगे चलें तो ये दफातर वगैरह थे, कुछ तप्पेदारों के स्कूल्स थे, ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। बाकी जो है इस रोड पे थे, फिर हमारे सामने हमने देखते ही देखते सब चीज़ें बनना शुरू हुई। ये GTC ग्राउंड कहलाता है। ये GTC ग्राउंड नहीं, ये GTC ग्राउंड है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैं जब स्कूल जाता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद पढ़ता था, तो जब यहाँ से जाता था बीच में से गुजर के, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े बहुत हट्स टाइप बने हुए थे, उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, बसें। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी उसकी बसें खड़ी होती थी। 3 रह गए थे हमारे सामने, 2 और 1 मिसमार शुदा, उसमें मैंने खुद बसें खड़ी। अच्छा, इससे भी बड़ी बात बताऊँ जो पता नहीं हैदराबाद के लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन मैंने देखी है कि ये जो GTC ग्राउंड था ये बड़ा प्लेन और बहुत साफ़ सुथरा ग्राउंड था। इसमें तैयारे उतर जाते थे। मैंने खुद यहाँ पर डेकोटा तैयारे होते हैं ना, जो फसलों पे स्प्रे करते हैं या टिड्डी दल के ख़िलाफ़ वो छिड़कते हैं, वो मैंने खुद यहाँ 5-5, 6-6 तैयारे खड़े देखे उस तरफ, जिधर साइंस अब वो कॉन्टी स्कूल है ना उस तरफ। मैंने यहाँ से उतर के वहाँ खड़े हो जाते थे, मैंने खुद देखे। तो ये एक किस्म का छोटे तैयारों का यूँ समझ लें कि हवाई अड्डा भी था, समझ में आ गई ना। उस पर उतर जाते थे, वो खैर आसान होते थे, कोई बहुत बड़े तैयारे नहीं थे, यूँ छोटे छोटे 2 आदमियों के बैठते थे, एक ड्राइवर होता होगा, पायलट जिसको कहते हैं, एक दूसरा वो जो छिड़कने वाला होता होगा। तो ये 2 तैयारों का ये यूँ समझ लीजिए कि हवाई अड्डा भी था। उसके बाद हम हैदराबाद के बारे में बात करना चाहें तो हैदराबाद एक ज़माने से बहुत ऐसा शहर था कि जिसको हवा और हवादानों का शहर कहता है, सुरमई शामों का शहर कहते हैं, ठंडी हवाओं का शहर कहते हैं। हीराबाद लोग खामखा लोग कह देते हैं कि हीर नाम का कोई हरी राम रहता था। हीर राम ने ना, हीर सिंधी में कहते हैं
वो हवा जो पानी के ऊपर से आती है शाम को मगरिब के बाद, और जो ठंड करती है, हीर उसको कहते हैं, हीर घुलंदी, वही गाने हैं उन, तो उस हिसाब से इसको हीर आबाद कहा जाता था। ये बहुत पुराना नहीं है हीराबाद के, जो हीराबाद में कुब्बे पुराने हैं, मीरों के दौर के हैं। उधर आगे जो हैं ज़ुबैदा कॉलेज की तरफ जो है अब्दुल नबी कलोड़ों का और ग़ुलाम शाह कलोड़ों का, ये कलोड़ों के दौर के हैं। बाकी जो आबादी है ये 1905-1906 में बनना शुरू हुई थी। 1910-11 तक ये हीराबाद या आमिल कॉलोनीज़ बन पाई, अंग्रेज़ों के दौर की हैं। वरना इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़कर यूँ समझो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ज़ुबैदा कॉलेज बना है, या एक हवेली सी थी जो जैकब की हवेली कहलाती थी। बाद में वो हवेली बुढ़ल बेग की हवेली कहलाने लगी थी। बुढ़ल बेग एक टंडवागा में रहने वाले हैं, उनका पोता या पड़पोता जो है वो मुराद जो टीवी ड्रामों में भी काम करता है। फ़ाद नहीं, मुराद अली मिर्ज़ा जो है उनके पोते थे, और मुराद अली मिर्ज़ा का लड़का है, मिर्ज़ा ही नाम है कुछ ऐसे ही कुछ, या वो सांवले से, वो जो है वो बुढ़ल बेग का थे। बुढ़ल बेग की हवेली थी। बुढ़ल बेग की हवेली को सार करके फिर ये बना दिया गया जिसको गवर्नमेंट ज़ुबैदा कॉलेज कहते हैं। और ज़ुबैदा एक गवर्नर जो थे, तीसरे या चौथे, पाँचवें या छठे गवर्नर जो थे, उनकी बेगम का नाम है। और ये जो भी एक चाड़ी है जो ज़ुबैदा कॉलेज वाली चाड़ी है, ये सूमरन की चाड़ी कहलाती है। ये पूरा जो सरफराज बिल्डिंग है, और ये यहाँ तक यानी जो कुंदन मलगर्ज स्कूल था ना, इसको जामिया अरबिया कहते हैं, यहाँ से लेके और वहाँ तक ये सब कब्रिस्तान था, बिल्कुल कब्रिस्तान था। समझ में आ गई ना? बस ये इलाका पूरा कब्रिस्तान था, पूरा का पूरा। ये इधर वो था, क्या कहते हैं अपना, पुलिस दोआबा पुलिस लाइन है ना, ये पुलिस लाइन मौजूद थी। पुलिस लाइन से आगे जो है यहाँ भी कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में एक बड़ा आदमी की दफन है, टंडो वली मोहम्मद जिसके नाम पे, वली मोहम्मद खान लगारी। ये जो सुपारी वाला कंपाउंड है ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उल्टे हाथ पे अंदर चलें तो एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक बड़ा सा कुब्बा है, वो वली मोहम्मद लगारी का मरकज़ है। वली मोहम्मद लगारी कौन? जिसके नाम पे टंडो वली मोहम्मद है ना। ये ताजपुर के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ मीरों के साथ वो एक वज़ीर की हैसियत से थे, और दफन यहीं पे किया गया उनको। तो ये भी इलाका ऐसे कब्रिस्तान जैसा था। कब्रिस्तान बहुत थे हैदराबाद के अंदर, बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, फैले हुए कब्रिस्तान थे। गवर्नमेंट कॉलेज बाद की पैदावार है। गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर में जो आबादी है, साफ़ी कॉलोनी या उससे आगे जाएँ कलोड़ा कॉलोनी, या ये सब अभी बाद की हैं, ये पहले की नहीं है कुछ भी। पहले जो था हैदराबाद वो किले में था, और किले से सीधा नवल राय तक था, फिर हीराबाद में हो गया था। खान साहब ने, और मज़ीद इनसे जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। बहुत इल्मी शख्सियतें हैदराबाद के बारे में, इनकी जो स्टडी है वो कमाल की स्टडी है। शायद ही किसी आदमी ने इतनी स्टडी हैदराबाद के बारे में की हो। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं हैदराबाद की तारीख के बारे में। बड़ी जो है वो गुफ्तगू की, बड़ा जो है वो उसके बारे में जो है मालूमात थी जिनको हम तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और हमारा ये चैनल जो है वो नौजवानों तक और नई नस्ल तक ये बात पहुंचाना चाहेगा कि हैदराबाद असल में जो है वो कैसा था। इसीलिए इशरत अली खान साहब को यहाँ पर हमने दावत दी ताकि वो आएँ और लोगों को इसके बारे में बताएं। अब ज़रा थोड़ा सा अदब की तरफ चलते हैं, क्योंकि अदब पे बहुत काम किया है इशरत अली खान साहब ने, तो मालूम करेंगे कि अदब के हवाले से 13 किताबों के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं।
अदब में जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है लिखने लिखाने से, तो बहुत बहुत दिनों से, यानी 1983 से रेडियो के लिए लिख रहा हूँ। और मेरा ख़्याल है रेडियो पर हैदराबाद में कम से कम, दूसरी जगह तो मैं नहीं कह सकता, किसी ने मुझसे ज़्यादा नहीं लिखा होगा, इसलिए कि मेरे कम से कम 350 से 400 तो ड्रामे हैं जो मैंने रेडियो के लिए लिखे। इसके अलावा मैंने ओबिचुरीज़ लिखी हैं, एलिगोरीज़ लिखी हैं, सिम्बॉलिक एलिगोरीज़ लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी हैं, इसके अलावा गीतों भरी कहानी और न जाने क्या क्या चीज़ें रेडियो के लिए जो कुछ भी हो सकता है, फीचर्स और तमाम चीज़ें बेतहाशा लिखी हैं। और ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि उर्दू सेक्शन में मैं अकेला आदमी हूँ जो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी रखता है, वरना यहाँ पर भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो, ये एक कैटेगरी रेडियो की तरफ से दी जाती है कि भाई सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डबल ए, और डबल ए पे रोक दिया जाता है। सिंधी में 5, 6, 7, 8 लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं, और उर्दू में आई एम द ओनली पर्सन जो आउटस्टैंडिंग, जिसको दिया गया है कि मेरी तहरीर को आउटस्टैंडिंग करके ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और ज़्यादा ऑनर दी जाती है। तो मैंने रेडियो पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला। रेडियो पर बोलने के लिए आया था असल में मैं 12 अगस्त 1970 को मैंने पहला ड्रामा बोला यहाँ पर फौजी भाई के प्रोग्राम में। ये मैंने तारीख बता दी आपको। और यूँ ये सिलसिला मेरा ख्याल है 50 साल से ऊपर का हो गया। अभी 51वें साल में चल रहा हूँ। रेडियो से मेरा ताल्लुक़ नहीं टूटा। बीच में कुछ दिनों के लिए मैं स्टेशन मैनेजर FM 105 हो गया था, लेकिन फिर अब जब से वहाँ से छोड़ा तो फिर अब दोबारा रेडियो पर आ गया हूँ। और यूँ मेरा रेडियो से वाबस्तगी सिंस लास्ट 50 ईयर्स है, जो एक बहुत बड़ा स्पैन होता है। मैं हैदराबाद में बड़े लोगों को देखता हूँ कि सुल्तान में कि यार उसने फ़लाँ आदमी, कौन किसको बताएं कि किसी ने काम किया होगा, किसी ने काम किया होगा, पता नहीं क्या। यहाँ पे प्रिंट मीडिया की बात कर लें या आपके ये सोशल मीडिया की बात कर लें या आपके, उनको पता नहीं कौन से लोग VIP लगते हैं। मुझे हैरत है भाई, 50 साल मैंने इस रेडियो की खिदमत की है। मुझे 2 दफ़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इसी रेडियो ने भेजा है। आ गए मत एक, मैंने 13 किताबें लिखी हैं। मैंने 25-26 साल से एक अदबी तंजीम चला रहा हूँ जिसका नाम इदराक है, और उसमें छोटे मोटे आदमी नहीं थे। उसमें डॉक्टर इलियास इश्की, सैयद कवी अहमद, प्रोफेसर खालिद वहाब, ये सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। प्रोफेसर हमीदुद्दीन शेख, मसरूर ज़ई जो आजकल हैं, मसरूर ज़ई के अलावा डॉक्टर हसन मंजर, प्रोफेसर बदरुद्दुजा, ये वो लोग हैं जाइंट हैं हैदराबाद के, समझ में आ गए ना। डॉक्टर हजरत कासगंजवी, कदीर गौसी, यानी आप ना, शकील अहमद ख़ान, प्रोफेसर शकील अहमद ख़ान, प्रोफेसर शकील, और प्रोफेसर वसीकुर रहमान, प्रोफेसर मसूद, यानी ये लोगों का मैं सदर रहा हूँ। ये लोग मेरी तंजीम में रहे हैं। आगे बात है, प्रोफेसर मोहसिन अता, समझ में आ गई ना। अब इससे बड़े बेहतर आप हैदराबाद में बताइए कि कोई किसी तंजीम में कोई लोग हो सकते हैं, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। इनसे जो मैंने नाम लिए हैं उनसे बेहतर कुछ लोग हो सकते हैं। उनकी तंजीम को मैं सिंस 1995 यानी 26वां साल हो गया चला रहा हूँ। रेडियो से मेरी वाबस्तगी इतनी है, लिखा मैंने रेडियो के लिए इतना है कि वहाँ जाकर अगर कोई पूछ ले कि भाई इसने ड्रामे कितने लिखे होंगे, तो पढ़ना तो अलग बात है, उनके उन्वान ही पढ़ने से आदमी की तबीयत साफ हो जाए। समझ में आ गई ना। एक स्टेशन मैनेजर रहा 105 का, और बेतहाशा कंपेयरिंग की चीज़ों की। भैया बड़े प्यारे आदमी और बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों के इस प्रोग्राम को चलाया। फिर मेरा जब छोटा भाई जो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर उसने फुलवारी किया, फिर मेरे बेटे उज़ैर खान ज़ई ने फुलवारी किया। बस एक वो मेरा जो पोता है वो रह गया क्योंकि फुलवारी होता नहीं है उस तरीके से। भैया का वो मौक़िफ़ रहा नहीं, तब्दीलियाँ आ गई हैं उसके अंदर, और हमारे पास भी मसरूफियत इस किस्म की हो गई कि हम पहुँच नहीं पाते। तो आप बताइएगा कि रेडियो जो है वो क्यों जो है वो ख़त्म होता जा रहा है? वो बात नहीं रही, सुनने वाले नहीं रहे, खबरें सुनने वाले नहीं रहे, ड्रामा सुनने वाले नहीं रहे, समाज का जो सिलसिला है वो कम हो गया।
देखिए, तब्दीली दुनिया में आती रहती हैं। एक ज़माना था रेडियो का ज़माना था, फिर टीवी का ज़माना आया, फिर वीसीआर का ज़माना आया, अब ये ज़माना आ गया। आते रहते हैं, तब्दीलियाँ आती रहती। कंप्यूटर का ज़माना है और अब ये ज़माना आ गया, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। रेडियो अभी भी दुनिया भर में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मीडियम है सुने जाने वाला। वो उस जगह भी साथ देता है जहाँ पर कोई और दूसरा मीडियम आपको साथ नहीं दे रहा होता, रेडियो साथ दे रहा होता है। और रेडियो अगर BBC जैसा, वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा, डच वेले हो या रेडियो मॉस्को हो या बीजिंग हो, तो ये पूरी दुनिया में सुने जाने वाले रेडियो हैं, ऐसी बात नहीं है। या आकाशवाणी हुआ, या हमारा रेडियो भी जो इंटरनेशनल है वो बस सुना जाता है। यह रेडियो में भी वही चीज़ डिटोरिएशन नज़र आ रही है कि ना आर्टिस्ट अब मेहनत करने वाले अब इजी गोइंग हो गए, स्पून फीडिंग हो गई है कि यार मैं आज हूँ, वहाँ पहुँचूँ, कल मैं सुपरस्टार हो जाऊँ। सुपरस्टार तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी मेहनत दरकार होती है, आपको पित्ता पानी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, लोगों को देखना पड़ता है कि क्या हुआ। मिसाल के तौर पर अब लोगों को माइक का इस्तेमाल भी नहीं आ रहा होता, समझ में आ गई ना। वरना हमारे ज़माने में माइक का इस्तेमाल सिखाते थे कि भाई इतना डिस्टेंस होना चाहिए, और जो दो चश्मी है टाइप की चीज़ें आ जाएं तो थोड़ी स्लैंटिंग हो जाए, इधर हो जाएं, भिप नहीं आनी चाहिए, जो है ना फूल, भिप नहीं आनी चाहिए। चीख के अगर हम बुला रहे हैं तो बिल्कुल इधर आओ ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ करेंगे तो कानों पे बुरा। ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी पहले। अब ये चीज़ों का अमल भी ख़त्म हो गया। न सिर्फ ये अमल ख़त्म हुआ बल्कि पहले किरदारों में वॉइसेस को देख के लिया जाता था। वॉइसेस की बड़ी किस्में होती हैं। वॉइस जो है वो मुंबल वॉइस भी होती है, हस्की वॉइस भी होती है, मार्शल वॉइस भी होती है, सोफिस्टिकेटेड वॉइस भी होती है, श्रिल वॉइस भी, वॉइस की अक़साम होती हैं। तो कैरेक्टर्स को देख कर लेना चाहिए कि भाई ये वाली आवाज़ इसमें चलेगी। लेकिन अब इसमें भी आ गया, हाँ भाई तू मेरा है तो तू आ जा, ये है तो ये आ जा, तो इसलिए वो कैरेक्टर भी किल हो जाते हैं। सुनने वालों को मज़ा नहीं आता। जब सुनने वालों को मज़ा नहीं आएगा तो ज़ाहिर है वो दूर होते चले जाएंगे रेडियो से। तो रेडियो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम था जिस पर हुकूमत ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। अगर उतनी तवज्जो दी जाती तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि आप यहाँ बैठे हुए बंगाल तक सारी चीज़ें सुना सकते हैं, समझे। दूसरी एक बात यह है कि हम लोग अपनी ज़बान से थोड़े से दूर हो गए हैं, थोड़े से नहीं बल्कि ज़्यादा दूर हो गए। हालांकि अंग्रेज़ी भी किसी को नहीं आ रही है। मैं बताऊँ आपको कि पूरे मुल्क में अंग्रेज़ी के कितने चैनल होंगे? एक भी चैनल नहीं है ना। एक सिर्फ इस्लामाबाद का है, वो एक डॉन बना था वो भी। हालांकि पूरे मुल्क में अंग्रेज़ी स्कूल हैं, हर गली में चले जाए तो एक अंग्रेज़ी स्कूल मिलेगा, लेकिन चैनल एक नहीं चल पाया। इट मीन्स आपको अंग्रेज़ी भी नहीं आती, समझ में आ गई ना। तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, तो फिर कौन सी ज़बान आती है भाई साहब? मिमिकर्स नहीं बनो। हम सब क्या करते हैं, यस देयर शुड बी नो क्रिकेट किया, और हाँ मैं ये बता, ये थोड़ी सी 3 रट्टे लगा के आ गए लफ्ज़ सेंटेंस के, और उसके बाद फिर अपने उर्दू पे आ गए, और उर्दू भी बेकार। यानी उर्दू बोलने के लिए भी सलीका चाहिए, करीना चाहिए। उर्दू कोई मामूली ज़बान नहीं। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो अब दुनिया भर में फ़रोग पा रही है। आप चाइनीज़ की लड़कियों को देख लें कैसे शानदार उर्दू बोल रही हैं, जैपनीज़ बोल रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये तालिबान के लोगों से जब इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे लोग, आपने देखा वो कैसे उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में जवाब दे रहे हैं। आप बंगाल तक चले जाएँ, बर्मा तक चले जाएँ, पूरे इंडिया में, पाकिस्तान, हर जगह उर्दू चलती है। क्यों हमने ये सोच लिया है कि उर्दू हमारी ऐसी ज़बान है कि जो एक घर की ज़बान है? यार हमसे, मेरे से एक लेक्चर लो, मैं बताऊंगा दुनिया में उर्दू कहाँ और किस अंदाज से पनप रही है। दुनिया में कौन कौन से जजीरे उर्दू के बन रहे हैं। अच्छा, रेडियो सुनने में आपको हर्ज नहीं होता, होता है? आप अपना काम करते रहें, आप पढ़ाई करते रहें, आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप इसको देखेंगे, आपका काम का है। आप टेलीविज़न देखेंगे, काम का हर्ज। अखबार पढ़ेंगे, काम का हर्ज। हर मीडियम में काम का हर्ज है सिवाय रेडियो के। रेडियो अजीब चीज़ है। आपने कान में लगा लिया, गाना गा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बीड़ियाँ बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, सब चीज़ बना रहे हैं।
कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि और अच्छा गाना आ गया तो 2 जूते के बजाय 4 बना देंगे, घबराहट में, समझ में आ गई ना। तो रेडियो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। रेडियो में जो लोग रेडियो की बुराई कर रहे होते हैं, आए हमसे गुफ्तगू कर लें इसी कप ऑफ टी पे, तो हम बताएं कि किस में ऐसे बैठे बैठे कोई चीज़ किसी के खिलाफ ऐसे कह देना, ये बात नहीं है। रेडियो का वो बोला हुआ कोई ख़ास जुमला जिसे बोलने के बाद आपने बड़ा अच्छा फील किया? यार वो तो बहुत तेज़ तेज़ हैं जुमले। कभी कभार ऐसा होता है कोई ऐसा ड्रामा आ जाता है कि जिसमें आदमी इमोशनल हो जाता है, बहुत जज्बाती। तो एक ड्रामा था जिसमें मैं बहुत जाओ चले जाओ डॉक्टर चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, दूर तक फैला हुआ सन्नाटा मुझे अच्छा लगता है। ये मतलब इसके लिए तो पूरी एक्टिंग करनी पड़ जाएगी, लेकिन ये कि हमने की, सन्नाटा ही ड्रामा था मेरा लिखा, वो उसमें की और ज़ोरदार की, मज़ा आया। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को ओपन करते वक्त कहा था कि उनकी आवाज़ की घनगरज रेडियो पर जो है वो गूंजती रही है। आज भी हमने आपको दिखाया कि इशरत अली खान जब नौजवानी में रेडियो पर आए थे, तब से लेके अब तक बूढ़े नहीं हुए हैं। उनकी आवाज़ की घनगरज और तेज़ हो गई है, और मज़ेदार हो गई है, और ख़ूबसूरत हो गई है। अदब, हैदराबाद की तारीख, इन सब चीज़ों पर बहुत सारा काम किया। ऐसी शख्सियत बहुत कम पैदा होती हैं लोगों को जो मालूमात फराहम कर सके। हमारी दुआ है कि इशरत अली खान के बाद, इशरत अली खान के जैसे जो है वो मज़ीद अशख़ास जो है वो मैदान में आए, लोग मैदान में आए, ताकि जो है वो हमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलें, जिसके बारे में जो है वो ये समझा जा रहा है कि अब नस्ल जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत जल्द।